वेलकम टू वुल्फ आउट ट्रेडर्स। हाँ, आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल। कम्युनिटी ये हमारी एनालाइज दैट स्टॉक सीरीज है और आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो पहाड़ों को चीरकर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं आईकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की। एकदम सही टॉपिक है आज के मार्केट सिनेरियो के लिए। हाँ, लेकिन डेटा में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही जरूरी शॉर्ट डिस्क्लेमर। This presentation is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Equity investments are subject to market risks. Please consult a SEBI registered investment advisor before taking any positions. Right, मतलब हमारा काम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को डिकोड करना है। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 2 हेडिंग है कॉर्पोरेट ओवरव्यू एंड लिस्टिंग स्नैपशॉट। इस कंपनी की प्रोफाइल देखते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। क्या ख्याल? मतलब क्या हम इन्हें भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के वो दिग्गज आर्किटेक्ट मान सकते हैं जिन्हें सबसे मुश्किल काम सौंपे जाते हैं, जो कागज पर लगभग नामुमकिन लगते हैं? ये एनालॉजी काफी हद तक फिट बैठती है। अगर हम इस स्लाइड के डेटा को देखें ना, तो इनकी स्थापना 1976 में हुई थी। ओहो, मतलब 50 साल का कोर इंजीनियरिंग अनुभव। बिल्कुल। और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेट्स वाली कंपनी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें अपने फैसले लेने में एक हद तक वित्तीय आजादी है, लेकिन पीछे से सॉलिड सरकारी बैकबोन भी है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हाँ। इनका मार्केट कैप अभी 13,090 करोड़ रुपया है, जो इसे एक स्मॉल और मिड कैप के बीच का प्लेयर बनाता है। और करंट मार्केट प्राइस है 139.18 रुपीस। मतलब ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है जो सिर्फ मार्केट की हवा पे चल रही हो। अनुभव भी है और बैकिंग भी। एकदम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा कैसे बनाते हैं कम्युनिटी। अब हम आते हैं स्लाइड 3 पर। हेडिंग है बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू इंजन। अगर मैं एक आम निवेशक की तरह सोचूं तो सिर्फ रेलवे ट्रैक बिछाने से रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? देखो, इनका रेवेन्यू इंजन मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। पहला और सबसे बड़ा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं, बल्कि सिग्नलिंग, टनल इंजीनियरिंग और बड़े इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अच्छा, और बाकी 2 पिलर्स? दूसरा पिलर है हाईवेज एंड रोडवेज। यहाँ ये ईपीसी और हैम मॉडल पर काम करते हैं। और तीसरा है स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अब रिन्यूएबल एनर्जी। रुको, ये जो आपने 2 भारी शब्द इस्तेमाल किए, कौन से? ईपीसी और हैम। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है। क्या हम इसे कम्युनिटी के लिए थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें सरकार कंपनी को एक फिक्स पैसा देती है कि भाई आप डिजाइन बनाओ, सामान खरीदो और रोड बना के हमें दे दो, बस। मतलब रिस्क कम है इसमें? रिस्क कम है, लेकिन मार्जिन भी तो सीमित है ना। वहीं हेम यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल थोड़ा अलग है। इसमें सरकार शुरू में सिर्फ 40% पैसा देती है। अच्छा, तो बाकी का 60%? बाकी का 60% कंपनी को खुद लगाना पड़ता है, जो सरकार बाद में किश्तों में ब्याज के साथ लौटाती है। ओहो, तो हेम में कंपनी का खुद का कैपिटल भी फंस रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं इनका सॉवरन बैकिंग वाला पहलू काम आता है। क्योंकि ये सरकारी उपक्रम है, तो डिफॉल्ट का रिस्क शून्य हो जाता है। ये टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं और रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। समझ गई। अब ये समझना जरूरी है कि इस धंधे में कोई नई कंपनी आकर इन्हें टक्कर क्यों नहीं दे देती। कम्युनिटी स्लाइड 4 की हेडिंग है मोट एनालिसिस, बैरियर्स टू एंट्री। मेरा सीधा सा सवाल है, इनका सबसे बड़ा रक्षा कवच क्या है? अगर कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी चाहे तो क्या वो इनसे बिडिंग में जीत नहीं सकती? ये इतना आसान नहीं है। इस स्लाइड में 3 बड़े बैरियर्स बताए गए हैं। पहला है सॉवरन पेट्रोनेज। रेल मंत्रालय का उद्यम होने के नाते बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें सीधे नॉमिनेशन बेसिस पर मिल जाते हैं। मतलब बिना किसी बिडिंग के? हाँ, सीधे मिल जाते हैं। दूसरा है प्री क्वालिफिकेशन बैरियर्स। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी टेंडर भरना चाहती है। टेंडर की शर्त ही ये होती है कि आपके पास पिछले 20 सालों में भारी सिविल इंजीनियरिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स का अनुभव होना चाहिए। बाप रे, नई कंपनियां तो यहीं रेस से बाहर हो जाएंगी। एकदम। और तीसरा बैरियर जो सबसे अहम है, जो मुझे इस स्लाइड में दिख रहा है,
जियोग्राफिकल लेगेसी। बिल्कुल, ये इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, या फिर सिक्किम के शिवोक रंगपो प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। -डिग्री तापमान, अस्थिर पहाड़, वहां टनल बनाना आसान नहीं है। हाँ, वहाँ तो लॉजिस्टिक्स ही बहुत मुश्किल होता होगा। वही तो, इन जगहों पर प्राइवेट कंपनियां जाने से कतराती हैं, क्योंकि वहां मशीनरी और मैन पावर का लॉजिस्टिक्स ही प्रॉफिट खा जाता है। आईआरकॉन के पास वहां का लोकल इकोसिस्टम और दशकों पुरानी मशीनरी पहले से सेट है। वो कहते हैं ना कि शेर को उसी के जंगल में हराना मुश्किल है। एकदम सही एनालॉजी है। खैर, अब देखते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का माहौल कैसा है। स्लाइड 5 की हेडिंग है सेक्टर आउटलुक एंड पेयर वैल्यूएशन हीट मैप। टेलविंड्स यानी अनुकूल परिस्थितियां तो साफ दिख रही हैं, जैसे सरकार का केपेक्स पुश और मेट्रो का विस्तार। लेकिन मुझे इस वैल्यूएशन हीट मैप ने चौंका दिया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.13 पर है। इनकी ही डायरेक्ट पीयर आरवीएनएल का पीई रेशियो 59.02 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईआरकॉन का पीई रेशियो सिर्फ 21.98 है। वाओ, इतना बड़ा गैप! और इसके साथ ही 1.90% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इनके पास इतना बड़ा रक्षा कवच है, सरकार का सपोर्ट है, तो फिर मार्केट इन्हें आरवीएनएल के मुकाबले इतने भारी वैल्यूएशन डिस्काउंट पर क्यों रख रहा है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। क्या मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो बैलेंस शीट में छिपा है? देखो, मार्केट बेवकूफ नहीं है। ये डिस्काउंट असल में उन हेडविंड्स का नतीजा है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। जैसे कि? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्या मैनेजमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है? देखते हैं स्लाइड 6, जिसकी हेडिंग है ग्रोथ वेक्टर्स एंड एक्सपेंशन रोड मैप। ये कंपनी खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे कर रही है? और मैनेजमेंट को भी पता है कि सिर्फ घरेलू रेलवे ट्रैक से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने 3 नए रास्ते चुने हैं। पहला है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। ये अब द्विपक्षीय फंडेड प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे म्यांमार या श्रीलंका में, जहां मार्जिन घरेलू प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा बड़ा शिफ्ट है एनर्जी एंड सोलर, अपनी सब्सिडरीज के जरिए कमर्शियल सोलर ग्रिड्स में उतरना। और तीसरा पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन। जो एचएम रोड एसेट्स इन्होंने पूरे कर लिए हैं, क्या ये उन्हें बेचकर कैश निकालना चाहते हैं? बिल्कुल। जब कोई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाता है और उस पे टोल आना शुरू हो जाता है, तो उसमें फंसे हुए कैपिटल को मोनेटाइज करके बाहर निकालना एक स्मार्ट मूव है। इससे इनके पास नए प्रोजेक्ट्स के लिए कैश आ जाता है। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। कम्युनिटी इन भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत रिसर्च लगती है। हाँ, वुल्फ और ट्रेडर्स की टीम कम्युनिटी के लिए ऐसे ही डीप एनालिसिस लाने में घंटों की रिसर्च और कड़ी मेहनत करती है। कम्युनिटी, अगर ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और YouTube के हाइप फीचर का इस्तेमाल करके इसे हाइप करें। ये सपोर्ट टीम के मनोबल के लिए बहुत जरूरी है। एकदम, श्रोताओं का ये छोटा सा कदम हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा और हमें भविष्य में ऐसे और भी बेहतरीन एनालिसिस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। चलिए वापस डेटा पर चलते हैं। हाँ, फंडामेंटल्स देखते हैं। फ्यूचर के प्लान्स तो शानदार लग रहे हैं, लेकिन क्या हालिया तिमाहियों की बैलेंस शीट इस कहानी का साथ दे रही है? कम्युनिटी, स्लाइड 7 की हेडिंग है रीसेंट परफॉर्मेंस FY26 क्वार्टरली ट्रेंड। डेटा देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। हैरानी होनी भी चाहिए। अगर हम Q4 FY26 का रेवेन्यू देखें तो वो 3,189 करोड़ रुपीस रहा। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50.49% का बड़ा जंप है। साल के अंत में प्रोजेक्ट बिलिंग तेजी से होती है, जिससे रेवेन्यू तो आसमान छू गया। लेकिन नेट प्रॉफिट की कहानी एकदम उल्टी है। बिल्कुल। मार्च 2025 के मुकाबले मार्च 2026 में नेट प्रॉफिट में 9.13% का YOY ड्रॉप आया है। मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट गिर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे सीधा सा गणित है। पहला कारण है रॉ मटेरियल और इनपुट एक्सपेंसेस का लगातार बढ़ना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है एलिवेटेड डेब्ट सर्विस कॉस्ट, मतलब कर्ज का ब्याज। हाँ, मैंने जो हेम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था ना, जिसमें कंपनी को अपना पैसा लगाना पड़ता है, राइट, 60% वाला। उसके लिए इन्होंने कर्ज लिया है और उस कर्ज पर भारी ब्याज जा रहा है। रेवेन्यू तो आया, लेकिन वो ब्याज भरने में निकल गया। ये तो सीधा सीधा मार्जिन पर प्रहार है। इसे और गहराई से समझने के लिए देखते हैं स्लाइड 8। हेडिंग है फंडामेंटल की रेशोज एंड लिक्विडिटी डैशबोर्ड। यहाँ कुछ रेड फ्लैग्स साफ नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE घटकर 9.19% पर आ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी
9.69% है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर पीई 21.98 और पीबी रेशियो 1.97 है। लेकिन मेरी नज़र उस मेट्रिक पर है जिसे हम सबसे बड़ा चिंता का विषय मानते हैं, डेटर साइकिल। डेटा बता रहा है कि ये अब 56.3 दिन हो गया है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी काम तो कर रही है, बिल भी जनरेट कर रही है, लेकिन सरकार या क्लाइंट से पैसा उनके बैंक अकाउंट में आने में अब औसतन 56 दिन से ज्यादा लग रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले ये समय बहुत कम था। पैसा फंसने का मतलब है वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस। राइट। हालांकि इस स्ट्रेस के बावजूद स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें दाव लगा रहे हैं। वो कैसे? डेटा देखो, FIIs ने अपनी होल्डिंग 4.54% से बढ़ाकर 4.78% कर ली है और DIIs भी 1.60% से बढ़कर 1.79% पर आ गए हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट ने इस पर कुछ सफाई दी है? कम्युनिटी, इसके लिए हम देखते हैं स्लाइड 9, जिसकी हेडिंग है कॉनकॉल इनसाइट्स, मई 2026 अर्निंग्स कॉल। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने माना कि बड़े क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट में माइलस्टोन पेमेंट्स में देरी के कारण ये वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस आया है। और फाइनेंस कॉस्ट्स के बारे में? हाँ, दूसरा उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट्स का जिक्र किया। FY26 में इनका ब्याज का खर्च 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बाप रे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुलासा वो था जिसे अर्निंग्स क्वालिटी वार्निंग कहा जा रहा है। क्या आप Q4 के उस अदर इनकम वाले हिस्से को डिकोड कर सकते हैं? ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस एनालिसिस का। हमने Q4 में जो शानदार रेवेन्यू जंप देखा ना, उसमें 514 करोड़ रुपए अदर इनकम से आए थे। अच्छा, तो ये पैसा ऑपरेशन से नहीं था? नहीं, अदर इनकम का मतलब है कि ये पैसा इनके मुख्य बिजनेस यानी ट्रैक या रोड बनाने से नहीं आया है, बल्कि शायद कोई एसेट बेचने या किसी इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड से आया है। ओहो, मतलब इसने असल में इनके घटते हुए कोर ऑपरेटिंग मार्जिन को ढकने का काम किया। एकदम सही पकड़ा। मैनेजमेंट ने यह भी माना कि अब हाई मार्जिन नॉमिनेशन वाले ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और नए ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आ रहे हैं। मतलब तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी दूर से दिख रही थी। अब देखते हैं कि इन सब के बीच मार्केट न्यूज फ्लो क्या कह रहा है। कम्युनिटी, स्लाइड 10 की हेडिंग है रीसेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड न्यूज फ्लो। हाल ही में कुछ कंप्लायंस से जुड़ी गतिविधियां हुई हैं। एक फिजिकल डीमेटेरियलाइजेशन नोटिस आया है, जो एक रूटीन रेगुलेटरी प्रक्रिया है ताकि सभी शेयर्स डीमैट फॉर्म में आ सकें। साथ ही कुछ अनपेड डिविडेंड को IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया गया है। ये IIPF ट्रांसफर कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है। जो शेयर होल्डर्स 7 साल तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करते, वो पैसा सरकार के इस फंड में डाल दिया जाता है। इससे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साफ होती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और इन सब के बीच पॉजिटिव बात यह है कि इन्फोमेलिक्स ने इनकी AAA हाई ग्रेड रेटिंग को बरकरार रखा है, जो ये साबित करता है कि कर्ज चुकाने की इनकी क्षमता पर अभी कोई संदेह नहीं है। चलिए, फंडामेंटल्स की इस उलझी हुई गुत्थी के बाद देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं। कम्युनिटी, अब आते हैं स्लाइड 11 पर। हेडिंग है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर, द डिसेंडिंग वेज। चार्ट्स पर एक स्पष्ट पैटर्न है। स्टॉक ने 185 से 190 के बीच एक पीक बनाया था और तब से ये एक लंबे डाउन ट्रेंड या कहें कि करेक्टिव साइकिल में है। 115 रुपीस पर इसने एक लोकल बेस बनाने की कोशिश की है। अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो एक डिसेंडिंग वेज बन रहा है। जो लोग चार्ट नहीं देख रहे, कम्युनिटी के इन मेंबर्स के लिए मैं बता दूं कि डिसेंडिंग वेज का मतलब है कि प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है और एक संकरे दायरे में सिमटता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ था। एकदम सही। 165 के लेवल पर एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, जो फेल हो गई और स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया। ओहो, अभी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? अभी RSI न्यूट्रल जोन में 42 से 46 के बीच अटका हुआ है और एग्जॉशन वॉल्यूम 2.24 मिलियन के आसपास है, जिसका मतलब है कि बेचने वालों की ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये एक टिपिकल मेक और ब्रेक सिचुएशन लग रही है। इसी बात पर हम आते हैं स्लाइड 12 पर। हेडिंग है द बुल वर्सेस बेयर डिबेट। दोनों पक्ष क्या तर्क दे रहे हैं? बुल्स का तर्क बहुत सीधा है। स्ट्रेंथ्स में इनकी बेजोड़ तकनीकी क्षमता, मुश्किल पहाड़ों में काम करने का अनुभव और मजबूत बैलेंस शीट रिजर्व शामिल हैं। और अपॉर्चुनिटीज क्या है बुल्स के हिसाब से? अपॉर्चुनिटीज में तैयार हैम एसेट्स का मोनेटाइजेशन और सोलर पावर ग्रिड में विस्तार है, जो फ्यूचर ग्रोथ के बड़े ट्रिगर्स हैं। और बेयर्स किस बात से डरे हुए हैं? बेयर्स का फोकस वीकनेसेस पर है, जैसे कि इनकी सरकारी बजट एलोकेशन और कैपेक्स साइकिल पर अत्यधिक निर्भरता। और सबसे बड़ा थ्रेट? प्राइवेट सेक्टर का एग्रेसिव होना,
जिसकी वजह से इन्हें अपने मार्जिन्स काटने पड़ रहे हैं। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिलाकर एक फाइनल तस्वीर क्या बनती है? कम्युनिटी हम देख रहे हैं स्लाइड 13, हेडिंग है कन्वर्जेंस, वेयर वैल्यू मीट्स प्राइस एक्शन। ये स्लाइड पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। फंडामेंटल्स चीख कर कह रहे हैं कि ये एक डीप वैल्यू डिस्काउंट है। राइट, क्योंकि पीई सिर्फ 21.98 है। हाँ, और सॉवरेन सेफ्टी के साथ 1.90% का डिविडेंड यील्ड भी है। लेकिन टेक्निकल्स कह रहे हैं कि प्राइस एक कंसोलिडेशन वेज में फंसा हुआ है और मोमेंटम अभी गायब है। तो क्या मार्केट सिर्फ इंतजार कर रहा है? हाँ, मार्केट एक वेटिंग गेम खेल रहा है। जब तक डेटर डेज कम नहीं होते हैं और कोर मार्जिन में सुधार नहीं दिखता, तब तक शायद बड़ी तेजी ना आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो स्मार्ट मनी है वो चार्ट्स पर 130 से 135 के जोन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रही है। अब बस एक टेक्निकल ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर कम्युनिटी में से कोई इन लेवल्स को ट्रैक कर रहा है तो उसके लिए क्या मार्कर होंगे? कम्युनिटी स्लाइड 14 की हेडिंग है टैक्टिकल लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैट्रिक्स। अगर हम अपसाइड रेजिस्टेंस मैट्रिक्स को देखें तो R1 यानी पहला अहम रेजिस्टेंस 145 रुपीस पर है। अगर स्टॉक 5 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस नियर टर्म ट्रेंड लाइन को पार करता है तो मोमेंटम बदल सकता है। R2 165 रुपीस पर है और लॉन्ग टर्म पीक R3 185 रुपीस पर है, जो तभी मुमकिन है जब बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले, राइट? एकदम सही। और अगर चीजें बिगड़ती हैं तो डाउनसाइड सपोर्ट मैट्रिक्स क्या है? नीचे की तरफ S1 130 रुपीस पर है, जो अभी का लोकल फ्लोर और DII एक्यूमुलेशन जोन है। S2 120 रुपीस पर है, जहां हमें भारी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। और S3 115 रुपीस पर है, जो इस पूरे स्ट्रक्चर का लॉन्ग टर्म बेस है। अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर। स्लाइड 15 की हेडिंग है फाइनल वर्डिक्ट एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक। कम्युनिटी को एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, यहां दी गई कोई भी जानकारी बाय, सेल, वॉच, एक्यूमुलेट या अवॉइड जैसी रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ डेटा का निष्पक्ष असेसमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड के अनुसार ग्रोथ आउटलुक को C+ ग्रेड मिला है, क्योंकि निष्पादन में देरी और रेवेन्यू में ठहराव है। और कोर फंडामेंटल्स? कोर फंडामेंटल्स को B+ मिला है, क्योंकि सॉवरेन सेफ्टी है। करंट वैल्यूएशन को A ग्रेड मिला है, क्योंकि ये अपने पीयर्स के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर को B- मिला है, क्योंकि स्टॉक अभी भी एक करेक्टिव वेज में फंसा है। और इन सब के आधार पर टैक्टिकल स्ट्रक्चरल आउटलुक क्या निकलता है? अभी के लिए प्राइस 130 से 135 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। इनवैलिडेशन लेवल 114 रुपए पर है। मतलब इसके नीचे गया तो रिस्क है। हाँ, अगर कोई भी डेली क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो डाउनसाइड का रिस्क खुल सकता है। और कॉन्फर्मेशन लेवल 145 रुपए पर है। राइट। अगर भारी वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर वेरीफाइड ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम तेजी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बहुत ही शानदार और विस्तार से किया गया एनालिसिस। शुक्रिया। कम्युनिटी, हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं पूरा होता है। जाने से पहले ये सवाल अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। जब सरकार का ये भारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल कभी धीमा पड़ेगा तो क्या इस दिग्गज कंपनी के पास वो फुर्ती होगी कि ये प्राइवेट मार्केट के चक्रव्यूह में भी खुद को टिकाए रख सके? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे सबको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, खुद रिसर्च कीजिए और सीखते रहिए। कम्युनिटी, लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में स्टॉक मार्केट से जुड़े अपने सुझाव जरूर शेयर करें। हाँ, फीडबैक बहुत जरूरी है। और अगर कम्युनिटी में से कोई किसी खास स्टॉक का एनालिसिस हाई प्रायोरिटी पर चाहता है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करें। 1 सुपर थैंक इक्वल्स 1 स्टॉक एनालिसिस। बस थैंक्स बटन पर क्लिक करें और अपने स्टॉक का नाम कमेंट करें ताकि वो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाए। हेल्प अस डायरेक्ट आवर जागरण टू वेयर इट कम्स। एकदम, जितना हम डेटा को एक साथ डिकोड करेंगे उतनी ही पूरी कम्युनिटी की वित्तीय साक्षरता बेहतर होगी। सही बात है। इसलिए वुल्फ आउट ट्रेडर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को YouTube हाइप फीचर से हाइप जरूर करें। जॉइन द पैक। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे शार्प, वुल्फ आउट।